जय हिंद दोस्तों। अद्भुत अविस्मरणीय मौखिक क्षण जिसमें हम भारतीयों को स्थायी और पारंपरिक ज्ञान की अनुभूति हुई, गौरवान्वित होने का एक मौका मिला। आज हम बात करने वाले हैं कुछ तात्कालीन समय की कुछ ऐसी उपलब्धियां जिसके कारण हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है, विश्व पटल पर हमें एक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसकी कल्पना दुनिया कर नहीं सकती और उसमें हमने महारत हासिल कर रखी है। सबसे पहले बात करते हैं हम यूपीआई की। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पश्चिमात्य देशों के मुकाबले यानी वेस्टर्न देशों के मुकाबले इंडिया की टेक्नोलॉजी बहुत ही पुअर है। फिर भी इंडिया ने एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की 2016 में, जिसका नाम था यूपीआई। यूपीआई एक ऐसा ट्रांजैक्शन सिस्टम जिसमें आपको बहुत ही बेसिक जानकारी देनी होगी और बहुत ही सरल रूप से आपके मनी यानी पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जबकि यूएस का मास्टर कार्ड और वीज़ा बहुत ही क्रूशियल जानकारी मांगता था, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेता था आपसे आपका ट्रांजैक्शन करने के लिए। यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ और लॉन्च होने के कुछ साल बाद ही यूपीआई ने पूरे विश्व पटल पर इंडिया का नाम गौरवान्वित किया है। आज यूपीआई सिस्टम फ्रांस, यूएई जैसे हमारे इंडिया के बहुत ही क्रूशियल पार्टनर्स यूज़ कर रहे हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात है। यूपीआई के बढ़ते हुए ट्रांजैक्शन मद्देनज़र रखते हुए वीज़ा और मास्टर कार्ड को भी यूपीआई से अब डर लगने लगा है। इसकी वजह से यूएस हमसे यूपीआई के कारण थोड़ा हेट भी कर रहा है। कुछ साल पहले तक वीज़ा और मास्टर कार्ड ने इस टेक्नोलॉजिकल सेक्शन में बहुत ही मोनोपोली जमा के रखी थी, मगर यूपीआई आने के बाद इंडिया ने अपने टेक्नोलॉजिकल लेवल भी अपग्रेड किया है और इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को संदेश दिया है कि इंडिया में बहुत सी ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बन सकती है, बस हम इंडियन में आपको इन्वेस्ट करना है, हम आपको आउटपुट दे ही देंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी कामयाबी की ओर, नन अदर दैन इसरो। इसरो की स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई की निर्देशन में हुई थी। सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात यह रही कि सबसे पहला रॉकेट जब हमने लॉन्च किया था तब हमने रॉकेट साइकिल की मदद से ढोया था और लॉन्चिंग पैड के लिए हमने नारियल के पेड़ का इस्तेमाल किया था। लॉन्चिंग पैड तक लेके जाने के लिए हमने बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया था। ऐसे का सामना करते हुए हमने इसरो को बनाया था और आज इसरो अमेरिका, फ्रांस, जापान, रशिया ऐसे बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड इसरो ने अपने नाम किया है। और इसी तरह इसरो पहला ऐसा स्पेस रिसर्च सेंटर बना है जिन्होंने मंगल पर सफलतापूर्वक अपना रोवर लैंड किया है। दोस्तों, फरवरी 2017 में हमने यानी इसरो ने 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ के एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। चाहे वो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 या फिर हो मंगलयान, हमने हर मिशन में एक नई उपलब्धि हासिल की है और स्पेस रिसर्च के मामले में ऐसी उपलब्धियां बहुत ही ज़्यादा कम देशों ने हासिल की है। दोस्तों, हम अब तीसरी कामयाबी की यानी फार्मा सेक्टर की बात करने वाले हैं। शायद आपको पता ही होगा कि कोविड समय में सबसे पहले कोविड की वैक्सीन जो बनी थी वो इंडिया में ही बनी थी और इस बात से ही पता चलता है कि इंडिया का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। जब फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूएस की कंपनीज का राज चलता था 1960s में, 1970 में एक बहुत ही क्रूशियल लॉ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रिगार्डिंग। लॉ था पेटेंट एक्ट ह्यूमन राइट। इस लॉ की मदद से हम इंडियंस ने लो कॉस्ट जेनेरिक प्रोड्यूस करी और सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन किया HIV जेनेरिक का, जिसके कारण आगे चल के इंडिया को एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान मिला फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। 1970s का रिवॉल्यूशन देख के यूएस ने भी 1980 में अपना पेटेंट लॉ वो यूएस में चेंज किया, जो कि एक अडेप्टेशन था इंडियन वर्जन का। जब इंडिया में कोविड की दूसरी लहर चल रही थी तब इंडिया को कोविड वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस समय भी इंडिया ने बिना हिचकिचाते हुए वर्ल्ड को अपनी वैक्सीन्स डोनेट की, जिसके कारण वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंडिया की रिस्पेक्ट बढ़ी, जिसके कारण यूएन में हमें यानी इंडियन को एक अच्छा रिकग्निशन भी मिला। साथ ही में जब ब्राज़ील को ज़रूरत थी तब हमने एक अहम रोल प्ले करते हुए उनको फार्मास्यूटिकल एड पहुंचाई, जिसके कारण ब्राज़ील के पीएम ने एक ऐसी ट्वीट की थी जिसमें दिखाया गया था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके इंडिया से निकल चुके हैं ब्राज़ील की तरफ।
दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी की। फॉरेन पॉलिसी में इंडिया ने सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी जब अफगानिस्तान से यूएस का विड्रॉल हुआ था और तब अफगानिस्तान में किसी का प्लेन एंटर नहीं हो रहा था। तब हम यानी इंडियंस ने अपना प्लेन एंटर करवाया और हम इंडियंस को जो वहाँ पे फंसे हुए थे वहाँ से बाहर निकाला। जब रशिया ने वॉर डिक्लेयर किया यूक्रेन पे, उसी क्षण बहुत से इंडियन यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिस कारण से उन्हें वहाँ से निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तब यूएस एक सुपर पावर होके भी वहाँ से अपने सिटीजन्स को निकाल नहीं पाया। तब इंडिया ने एक बहुत ही समझदारी भरा स्टेप उठाते हुए वहाँ से अपने इंडियन भाइयों और बहनों को वहाँ से निकाला और वर्ल्ड में एक स्टेपिंग स्टोन रखा कि हम यानी इंडियंस किसी से कम नहीं, और हमने बहुत ही उम्दा काम किया है अपनी फॉरेन पॉलिसी पे। दोस्तों इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया। उसी समय टर्की ने भी यही कारनामा दोहराया। तब यूएस ने टर्की पर सैंक्शंस लगाए मगर इंडिया पर नहीं। वैसे ही स्पेस रिसर्च में कोई भी देश रशिया से पार्टनरशिप नहीं करना चाहता क्योंकि यूएस का दबाव है, मगर यूएस के दबाव में न आते हुए हमने यूएस से ही भी पार्टनरशिप की है, स्पेस रशिया से भी पार्टनरशिप कर रखी है। जहां बाकी दुनिया रशिया से तेल लेने को कतराती रही, वहीं इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दामों पर रशिया से तेल मंगवाया और रिकॉर्ड तोड़ क्वांटिटी में भी मंगवाया। कोविड की वजह से हो या फिर हो यूएस का विड्रॉल अफगानिस्तान से या फिर रशिया यूक्रेन वॉर से, सभी देशों की फॉरेन पॉलिसी डगमगाते हुए दिखाई दी, मगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक अपने कांस्टेंट रन पे चलती रही और सभी देशवासियों को एक आश्वासन दिया कि हम फॉरेन पॉलिसी के मामले में सबसे उम्दा काम कर रहे हैं। 1998 में बहुत ही गंभीर सिचुएशन आ पड़ी थी इंडिया पे जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने। उसी के कुछ दिनों बाद कारगिल युद्ध हम पे थोपा गया। जैसे ही कारगिल युद्ध खत्म हुआ वैसे ही ओडिशा में बहुत ही बड़ा तूफान आया जिसमें 10,000 लोगों की मौत हुई। उस समय इंडिया बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में था क्योंकि कुछ सालों पहले 1991 में ही हमने IMF से लोन लिया था और सिचुएशन ऐसी आ पड़ी थी कि हमें दोबारा से IMF से लोन मांगना पड़ता, मगर विदेश में रह रहे भारतीयों ने हमें उनका पैसा इंडिया में भेजकर बहुत ही ज़्यादा मदद की। उस पैसे को हम कहते हैं फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस। जी हाँ दोस्तों, इसी फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कोविड पीरियड में, तब इंडिया को फॉरेन रिमिटेंस बहुत ही ज़्यादा मिला था, वो था 29 लाख करोड़। 1998 में जब अटल जी की सरकार ने ये देखा कि फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल समय पे हमारी यानी इंडियंस की मदद करता है, तब उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैसला लिया कि इस रिमिटेंस पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तब जाके इस रिमिटेंस को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्या दोस्तों आप इस दौरान कुछ बातें नोट करते चले? UPI, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पॉलिसी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर या फिर हो इसरो, इन सभी में गवर्नमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल रहता है। जब जब गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा स्टोन रखा गया, एक स्टेपिंग स्टोन रखा गया, बहुत ही ज़्यादा उम्दा इंडिया ने परफॉर्म करके दिखाया है। देश के बाहर रहने वाले भारतीयों ने देश में पैसा भेज के फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस को बढ़ाया है। देश में रहने वाले नागरिकों ने UPI से ट्रांजैक्शन करके UPI को बढ़ावा दिया है। इसरो में रहने वाले साइंटिस्ट ने चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन भी से परफॉर्म करके दिखाया है। फॉरेन सेक्रेटरीज एंड फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत ही उम्दा काम करते हुए UN से रिकग्निशन भी पाया है। दोस्तों हमें इसी तरीके से काम करते हुए इंडिया को एक नए लेवल पर, एक नए दर्जे पर लेके जाना है जहां तक कोई पहुंच ना पाए। एक ऐसे हाइट पे लेके जाना है जहां तक पहुंचने की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।